करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस और इसमें रेजिस्टेंस में देखेंगे ओम्स लॉ। तो देखिए आर्टिकल नंबर 2 इसमें देखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में हम सबसे पहले पार्ट देख रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या देखें तो देखिए ओम्स लॉ को देखने से पहले अभी हमने डिराइव किया था कि रिलेशन डिराइव किया था करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ठीक है, तो करंट की और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन आया था, I = NEAVD। ठीक, यहाँ से अगर हम देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू ई। म्यू क्या था, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, जो कंडक्टिंग वायर है उसके दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था V, और L क्या थी, उसकी लेंथ थी। और म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू को लिख सकते थे E टो अपॉन M। तो यहाँ से एक नई कांस्टेंट टर्म्स निकल के आई, क्या आई देखिए, अगर हम बात करें इसमें तो N = क्या हो गया, ये देखिए अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, L M टो, इन सबको हम क्या माने, कांस्टेंट। लेंथ क्या होगी, किसी भी गिवन वायर की लेंथ क्या हो गई, फिक्स हो गई। और अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो टॉ भी क्या हो जाएगा, फिक्स। और ई तो फिक्स होता ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स होगा किसी भी गिवन रेजिस्टेंस का। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स होगी, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होगा। तो इस पूरी टर्म्स क्या है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट टर्म्स को हम एक तरफ ले आए, तो यहाँ से I = दिस इंटू वी। तो यह कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, ये टर्म्स क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई। अगर हम इसको क्या करें, V = निकालें तो V = निकालेंगे तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ml अपॉन NE²। ठीक है, देखिए एक E था, एक E ये था, तो ml अपॉन NE² A इंटू टो, ये कांस्टेंट टर्म्स हो गई। तो यहाँ से यही क्या है, ओम्स लॉ है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I के। अगर किसी भी गिवन रेजिस्टेंस, अगर किसी भी गिवन कंडक्टर का कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम क्या करें, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसमें करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यही क्या है, स्टेटमेंट्स है किसका, ओम्स लॉ का। तो क्या है, अगर हम बात करें देखिए तो ओम्स लॉ क्या कह रहा है, स्टेटमेंट अगर हम इसकी बात करें तो स्टेटमेंट क्या होगा, फॉर ए गिवन वायर, गिवन वायर है तो इसका मतलब उसकी लेंथ फिक्स हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स हो गया। तो फॉर ए गिवन वायर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, और कांस्टेंट टेम्परेचर है तो टॉ की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अप्लाइड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो ये कह रहा है किसी भी फॉर ए गिवन वायर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर अप्लाइड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जो वोल्टेज है किसी भी कंडक्टर का वो इक्वल होगा इसके, और ये टर्म्स क्या रहेंगे, किसी भी गिवन वायर के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या रहेंगी, कांस्टेंट। तो इस केस में क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। तो जितनी जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दोनों कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस बढ़ेगा। या कह सकते हैं पोटेंशियल बढ़ाएं तो करंट बढ़ेगी। ठीक है, चलिए, तो यहीं से क्या हो गया, ये ओम्स लॉ निकल के आया है। तो इसे हम बात करें तो बी पॉइंट, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो अब ये तो हो गया ओम्स लॉ। अब हम बात करें रेजिस्टेंस की। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I के, और यहाँ पे अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को ही हम क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस। और इस कांस्टेंट की वैल्यू अभी हमने देखी है कितनी थी, ml अपॉन NE² A टो। ठीक है, ये तो यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो ये कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट था ही पहले से, और इस कांस्टेंट को ही हम क्या बोल देते हैं, R। और R क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ गया V = IR, जहाँ पे R की वैल्यू कितनी है, ml अपॉन NE² A टो। ठीक, तो यहाँ से अगर हम कह सकते हैं R = क्या होगा, V अपॉन I, और यही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। तो देखिए, तो एक रेजिस्टेंस की एक डेफिनेशन ये भी आ गई। तो R = आ गया V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज पर यूनिट करंट, मतलब V अपॉन I। तो वोल्टेज पर यूनिट करंट, पर करंट पे कितना वोल्टेज डेवलप्ड हो रहा है, या कह सकते हैं पर एक 1 एम्पियर की करंट पे कोई भी वायर कितना वोल्टेज क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, वही क्या कहलाएगा, उसका रेजिस्टेंस। क्लियर होगी बात। एक 1 एम्पियर की करंट के लिए कोई भी वायर कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है वो क्या कहलाता है, उसका रेजिस्टेंस। और इट इज द अपोजिशन एफर्ड बाय द पॉजिटिव आयंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, सुनिए,
क्या होगा जब किसी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो करती है तो करंट फ्लो का अपोज करता है कौन, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी हुई जो करंट फ्लो का अपोज करती है। कैसे अपोज होगा, देखिए किसी भी कंडक्टर में जो करंट कैरियर है, कह सकते हैं चार्ज कैरियर है, वो कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर तो उसके जो कंडक्टर क्या होगा, वेरियस एटमों से मिलकर बना होगा, ठीक है, ऑल लार्ज नंबर ऑफ एटम्स से मिलकर बना होगा। तो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और न्यूक्लियस होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करेंगे, और न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करेंगे तो न्यूक्लियस के साथ जो कोलिजन होगा वो उसे क्या करेगा, उसके मोशन को डीएक्सेलेरेट करेगा, और मोशन को डीएक्सेलेरेट करेगा तो कहने का मतलब है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन से उनका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, उनका जो मोशन है वो डीएक्सेलेरेट हो जाएगा, जिससे करंट फ्लो क्या हो जाएगी, कम। ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के फ्लो का अपोज करेगा, और इलेक्ट्रॉनों के फ्लो का अपोज करेगा मतलब चार्ज कैरियर के फ्लो का अपोज करेगा, मतलब करंट के फ्लो का अपोज करेगा। क्लियर होगी बात। तो किसी भी कंडक्टर में कोई भी कंडक्टर रेजिस्टेंस अफोर्ड क्यों करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करते हैं, और ये जो कोलिजन है क्या कहलाता है, परफेक्ट इनलास्टिक, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है कोलिजन में। चलिए अगर हम बात करें किसकी, यूनिट की, तो यूनिट अगर हम देखें तो आर क्या होगा। आर एक तो जो रेजिस्टेंस है, पहली बात तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये इसमें सिर्फ क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी अगर हम इसकी बात करें तो आर इज इक्वल टू था वोल्ट पर करंट, ठीक है, पोटेंशियल V अपॉन आई, और वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल की यूनिट लिख सकते हैं वोल्ट, और करंट की यूनिट क्या लिख सकते हैं, एम्पियर। तो इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, वोल्ट पर एम्पियर। ये वोल्ट को हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं पोटेंशियल को हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो जूल पर कूलाम कह सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन की यूनिट हो जाएगी जूल और चार्ज की हो जाएगी कूलाम, और अपॉन में एम्पियर तो था ही। तो इसकी 3 यूनिट हो गई, और इसको क्या बोलते हैं, ऐसा यूनिट ओम्स भी बोल देते हैं। तो अगर हम यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस देखें तो क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर, या कह सकते हैं जूल अपॉन कूलाम एम्पियर, और यह क्या बोल सकते हैं, ओम्स। अगर बात करें इसकी डायमेंशन की, डायमेंशन फॉर्मूला, तो देखिए आर इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आई, और V को मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब W अपॉन क्यू। तो फॉर्मूला क्या हो गया, W अपॉन क्यू इंटू आई, ठीक। W क्या हो गया, वर्क, और वर्क या एनर्जी की डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, mL² T⁻², और अपॉन में क्या है, चार्ज, और चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू होगा IT। तो I की डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला हो गया A, और टाइम का हो गया T, और इंटू अपॉन में क्या है, साथ में एक I, एक तो I का क्या हो गया A। तो यहाँ से इसे सोल्व कर लेंगे, ये हो गया W, ये हो गया Q, और ये हो गया I। क्लियर। W को क्या लिख सकते हैं, W की यूनिट क्या होगी, जो एनर्जी की यूनिट होती है, जो एनर्जी की डायमेंशन होगी वो क्या होगा, mL² T⁻², और Q की क्या होगी, Q इक्वल टू IT, तो क्या हो जाएगा AT, और ये I की तो क्या होगी A। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला। अगर हम बात करें CGS यूनिट की, तो इसमें अगर CGS यूनिट देखें, SI यूनिट तो क्या हो गई, रेजिस्टेंस की, SI यूनिट तो हो गई ओम्स। तो अगर CGS यूनिट की बात करेंगे तो इसे क्या कहेंगे, अगर CGS यूनिट में भी दो होंगी, एक ES यूनिट, इसे बोलते हैं स्टेट कूलाम, और ये EMU में बोलेंगे एब्सोल्यूट कूलाम, ठीक है, वो स्टेट ओम, और इसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट CGS में अगर देखें तो इसमें दो यूनिट होंगी, ESU और EMU। ESU को बोलेंगे स्टेट ओम, और EMU में बोलेंगे इसको एब्सोल्यूट ओम। अगर हम बात देखें इनके बीच में रिलेशन देखें तो 1 ओम में कितने स्टेट ओम होते हैं, तो 1 ओम इक्वल होगा 1/9 इंटू 10⁻11 स्टेट ओम। अगर बात करें 1 ओम में कितने एब्सोल्यूट ओम होंगे, तो वो होते हैं 10⁻9। ये क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट ओम, और ये स्टेट ओम। नेक्स्ट बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी कहें या कहें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, रेजिस्टिविटी। तो देखिए रेजिस्टिविटी, और ये कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू, अभी हमने देखा R इज इक्वल टू क्या था, mL/NE² टो इंटू A। अगर हम बात करें लेंथ को और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अलग कर दें वायर के, तो बाकी जो सेगमेंट है, इस पूरे सेगमेंट को इसे बोलते हैं रो। ये भी एक कांस्टेंट टर्म्स होगा। तो अगर किसी भी कंडक्टर, अगर हम क्या करें, किसी भी कंडक्टर की शेप को, डायमेंशन को चेंज करेंगे, तो क्या चेंज करेंगे, L चेंज करेंगे या उसका एरिया चेंज करेंगे, मगर M चेंज नहीं होगा, N चेंज नहीं होगा, E चेंज नहीं होगा, टॉ चेंज नहीं होगा, अगर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो उस केस में ये एक नई कांस्टेंट टर्म्स है, और इस नई कांस्टेंट टर्म्स को ही क्या बोलते हैं, रो। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, वो अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L/A, जहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, और तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इसकी, और ये जो कांस्टेंट है इसे ही क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो देखिए
तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, एल अपॉन ए के, और ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो इसे इस कांस्टेंट को एक नया नाम दे देते हैं रो, और इसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, या बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू थी कितनी, तो रो इज इक्वल टू था एम अपॉन एन ई स्क्वायर अपॉन टो। एम पता है क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या था, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टो क्या था, टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंडक्टिविटी के, या कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टिविटी के, तो आपको मालूम ही है। बात करें जैसे कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस जी से दिखा सकते हैं या सी से, तो कंडक्टेंस जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के, रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, या कंडक्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। बात अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट बात करें तो अगर किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी हो या कंडक्टिविटी हो वो किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल्स पे डिपेंड करती है, उस कंडक्टर की डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, बोथ सिग्मा एंड रो डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया एंड लेंथ, दे डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल्स। अगर हम बात करें सिग्मा की या रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ गया था, एम अपॉन एन ई स्क्वायर अपॉन इंटू टो। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो टो चेंज होगा, टो चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, चेंज। और दूसरी बात, अगर हम मटेरियल्स चेंज करेंगे तो उसमें एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एन क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वो क्या होगा, डिफरेंट मटेरियल्स में अलग अलग होगा, जैसे सिल्वर में कुछ और होगा, गोल्ड में कुछ और होगा, आयरन में कुछ और होगा, कॉपर में कुछ और होगा। तो अगर हम बात करें तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी वो क्या है, वो किसी भी कंडक्टर की लेंथ पे या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ दो बातों पे डिपेंड करती हैं, एक तो टेम्परेचर पे और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल्स पे। तो अभी तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो भी पढ़ा है उसके फॉर्मूले को थोड़ा सा यहाँ देखें, रिवाइज कर लें। अगर इसमें बात करें तो देखिए ये है जी फॉर्मूलेस। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें क्या हो गया, अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला हम इसमें रिवाइज कर लें। अभी तक तो हमने देखा था थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी थर्मल स्पीड कितनी होगी, वी टी, उसे किससे इंडिकेट करते हैं, वी मतलब स्पीड और टी मतलब थर्मल स्पीड। तो थर्मल स्पीड इज इक्वल टू थी √3kT/m, जहाँ टी क्या था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एम क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और के क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। चलिए, थर्मल स्पीड का एक और फॉर्मूला निकल के आया था लैम्डा अपॉन टी, जहाँ पे लैम्डा क्या था, फ्री पाथ, एवरेज मीन फ्री पाथ, और यहाँ पे टो क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या लेंगे, लैम्डा, और टाइम क्या लेंगे यहाँ, टो। चलिए, दूसरा ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन निकल के आया था, ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू थी म्यू इंटू ई, जहाँ पे म्यू क्या था, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू क्या होती, ई टो अपॉन एम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रिलेशन देखा था हमने करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, तो यहाँ पे करंट क्या था, आई इज इक्वल टू आ गई थी NEA/VD, ठीक है, जहाँ पे एन आपको पता ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी पर वॉल्यूम, और ए क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई क्या था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और VD क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एक रिलेशन करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन आया था, J इज इक्वल टू आ गया था सिग्मा इंटू ई, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस आ गया, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम निकाल लें तो वो क्या होगा, R इज इक्वल टू होगा ρL/A। और रेजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंडक्टिविटी के, या कंडक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस के। तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या था, ρL/A, तो R इज इक्वल टू क्या था, ρL/A। यहाँ पे लेंथ A क्या है, ये लेंथ क्या है और A क्या है। अगर रो तो देखें तो रेजिस्टिविटी थी, तो L क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स, कंडक्टर के दो एंड्स के बीच की डिस्टेंस, या कह सकते हैं कंडक्टर के उन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा रहा है, या कह सकते हैं कंडक्टर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच की डिस्टेंस, या बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में कहें कि कंडक्टर की वो लेंथ जिस लेंथ के अलोंग करंट फ्लो कर रही है। और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। क्लियर होगी बात। तो एल क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स, ये कह सकते हैं डिस्टेंस अलोंग विच करंट इज फ्लो, वो कंडक्टर की वो लेंथ जिसके अलोंग करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। देखिए एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में वो कह रहा है इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बताना है, रेजिस्टिविटी ऑफ ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है इसकी रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है, रो, और इसका रेजिस्टेंस बताना है किस एंड्स के थ्रू, एक्स और वाई एंड्स के थ्रू, और एक कौन सा, पी और क्यू एंड्स के थ्रू।
ठीक है। तो देखिए जब रेजिस्टेंस हम एक्स और वाई के थ्रू देखेंगे तो इसका मतलब बैटरी जो कनेक्टेड है वो एक्स और वाई में, क्या कह सकते हैं, एक्स और वाई क्या होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल्स होंगे, या कह सकते हैं एक्स और वाई क्या होंगे, इस कंडक्टर के एंड्स पॉइंट होंगे। तो इनकी इसकी जो लेंथ होगी एक्स और वाई के अलोंग जो लेंथ है वही क्या कहलाएगी, एल। और बाकी ये जो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बाकी दो साइड बची उनसे मिलके क्या बनेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं रेजिस्टेंस देखूं एक्स और वाई के थ्रू तो इसके अलोंग करंट यहाँ से करंट जाएगी और ऐसे फ्लो करेगी, तो कितनी लेंथ को करंट क्रॉस करेगी, ए लेंथ को। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, बी इंटू सी। इसकी तीन डायमेंशन दे रखी थी, ए बी और सी। अगर एक्स और वाई के बीच में रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ इस कंडक्टर का, तो क्या होगा, करंट किस लेंथ को पास करेगी, इस ए लेंथ को पास करेगी। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो किससे मिलकर बनेगा, बी और सी से। तो इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा एक्स वाई के लॉन्ग, तो रेजिस्टेंस एक्स वाई के लॉन्ग क्या होगा, रो इंटू एल अपॉन ए, और एल क्या होगी, ए, और एरिया क्या होगा, बी इंटू सी, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर होगी बात। अब हम बात करें पी और क्यू के थ्रू, तो जब पी और क्यू के थ्रू करंट पास होगी तो किस लेंथ को पास करेगी करंट इसकी हाइट को पास करेगी, और हाइट क्या है, सी। तो करंट किस लेंथ के अक्रॉस मूव कर रही है, सी लेंथ के लॉन्ग, या कह सकते हैं हाइट के लॉन्ग। और ये जो बाकी अपर फेस होगी ये क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लेंथ क्या हो जाएगी पी और क्यू के थ्रू, वो तो हो जाएगी सी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। बाकी जो दो साइड बची हैं उससे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर हम बात करें रेजिस्टेंस देखें पी और क्यू के थ्रू, तो वो क्या होगा, रेजिस्टेंस पी क्यू एंड के थ्रू, तो क्या होगा, रो इंटू एल अपॉन ए, और एल क्या होगा, सी, और एरिया क्या होगा, ए इंटू बी। एक साइड हो जाएगी लेंथ और बाकी दो साइड के मल्टीप्लाई से क्या मिलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है, दो कंडक्टिंग वायर हैं, दोनों की लेंथ एल है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ए है, मगर दोनों की रेजिस्टिविटी एक की रो 1 और एक की रो 2 है। इन दोनों को अगर हम क्या करें, सीरीज में कंबाइन कर दें, तो सीरीज में कंबाइन करने के बाद फाइनल नेट रेजिस्टिविटी बतानी है। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। देखिए जी, तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, ये कह रहा है टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ, and area, same length and area has resistivity rho 1 and rho 2. When these two wires are connected in series, then calculate the net resistivity of this series combination. हमारे पास दो वायर हैं, इसकी लेंथ भी एल, इसकी लेंथ भी एल, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। दोनों वायर की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम, मगर रेजिस्टिविटी दोनों की अलग अलग है। इसकी कितनी है, रो 1, और इसकी कितनी है, रो 2। ठीक है, चलिए। तो वो कह रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। अगर मैं R1 निकालूं तो क्या होगा, रो 1 एल अपॉन ए। अगर मैं इस सेकंड वायर का रेजिस्टेंस निकालूं R2 तो कितना होगा, रो 2 एल अपॉन ए। ठीक, अब इन दोनों वायर को हमने क्या कर दिया, सीरीज में कंबाइन कर दिया, मतलब एक एंड टू एंड क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। और एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया तो क्या मिल गया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो किससे आएगा, दोनों के रेजिस्टेंस के सम से आता है। तो अगर यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस देखेंगे तो कितना आएगा, R1 प्लस R2। अब R1 की वैल्यू ये उठा कर रख दीजिए और R2 की वैल्यू यहां से रख देंगे। चलिए देखिए जी, तो नेट रेजिस्टेंस R इक्वल होगा R1 प्लस R2। अगर हमें R1 की वैल्यू पता है कितनी, रो 1 L अपॉन ए, और R2 की वैल्यू पता है कितनी, रो 2 L अपॉन ए। अगर नेट रेजिस्टेंस का मैं नेट रेजिस्टेंस को अगर L और A की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, रो इनटू लेंथ कितनी हो गई, जब दोनों कंडक्टर को, दोनों वायर को सीरीज में जोड़ दिया गया तो लेंथ L प्लस L मिलकर कितनी लेंथ हो गई, 2L। तो लेंथ तो कितनी हो जाएगी, 2L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा A, क्योंकि दोनों वायर एंड टू एंड जुड़े हैं। तो अगर हम इसमें नेट जो फाइनल ज्वाइनिंग दोनों कंडक्टर को, या कह सकते हैं दोनों वायर को ज्वाइन करके जो फाइनल वायर मिला उसकी लेंथ तो क्या हो जाएगी, डबल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A रहेगा। तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस होगा उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, रो 2L अपॉन A। 2L क्यों, क्योंकि लेंथ क्या हो गई, डबल। और ये क्या कहलाएगी, रो कौन सी रखेंगे, नेट रो, जो भी फाइनल रेजिस्टेंस या कह सकते हैं जो रिजल्टेंट रेजिस्टिविटी आएगी। सोल्व करिए, एल अपॉन ए कॉमन है, सब में से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 रो नेट इज इक्वल टू होगा रो 1 प्लस रो 2, और मुझे रो नेट निकालना तो 2 कहाँ जाएगा, अपॉन में। तो देखिए जो नेट रेजिस्टिविटी आ रही है
जो नेट रेजिस्टिविटी आ रही है वो किससे आ रही है, वो L1 प्लस L2/2 या कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन से निकल कर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो नेट जो रेजिस्टिविटी है वो किससे आ रही है, ρ1 प्लस ρ2/2 से। ये कह सकते हैं आर, अगर हम नेट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस किससे निकल कर आ जाएगा, तो अगर नेट रेजिस्टेंस देखेंगे तो ρ1 प्लस ρ2 अपॉन क्या होगा, नेट कह सकते हैं एरिया। इस पे आप बजाइए मत, ये कॉन्सेप्ट याद ही मत रखो, आप सीधा यहाँ ध्यान रखो। ठीक है, हो गई बात समझ में नहीं, तो ρ1 प्लस ρ2 अपॉन क्या होगा 2। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, देखिए ये तो नेट रेजिस्टेंस जो यहाँ पे हमने रखा था, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, वो कह रहा है रेजिस्टिविटी इनटू नेट लेंथ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस की। जो नेट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कैसे रखते हैं, रेजिस्टेंस आर इक्वल होता है रो एल अपॉन ए। जब नेट रेजिस्टेंस निकालने तो नेट रेजिस्टिविटी, नेट क्या होगा लेंथ, और नेट क्या होगा एरिया। वही हमने रखा था, नेट रेजिस्टिविटी इनटू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी हो गई थी, एल प्लस एल कितनी 2L, और टोटल एरिया कितना रहा था ए। वही हमने रख लिया था, और ये हमारे पास ये हमें कैलकुलेट करनी थी, वो कैलकुलेट हो गई। तो ध्यान रखिए जब भी सीरीज में जोड़ेंगे दो वायर को तो उनकी जो नेट रेजिस्टिविटी है वो क्या आ जाती है, उनका अर्थमेटिक मीन आ जाती है। तो ρ1 प्लस ρ2/2। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये कह रहा है इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसी क्वेश्चन में आपके हमने क्या कर दिया, इन दोनों वायर को सीरीज की बजाय पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया है। ये कह रहा है रिपीट द सेम क्वेश्चन फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर इनको सीरीज में न जोड़ के पैरेलल में जोड़ दिया जाए तब नेट रेजिस्टिविटी बताइए। तो देखिए अगर जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, 1/R इक्वलेंट इक्वल आएगा 1/R1 प्लस 1/R2। R1 है कितना, R1 हो गया, अगर मैं बात करूं देखिए 1/R नेट। ठीक, तो ये कितना होगा, अगर मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू रखूं तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 1/R1 प्लस 1/R2। इसकी वैल्यू अगर मैं रखूं तो ये क्या होगा, रो नेट इनटू क्या होगा टोटल लेंथ। टोटल लेंथ तो हो गई L अपॉन टोटल एरिया कितना हो जाएगा, डबल। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, डबल, इज इक्वल टू 1/R1। R1 क्या होगा, ρ1 L अपॉन A प्लस 1/R2 क्या होगा, ρ2 L अपॉन A। ठीक है, इसको अगर हम क्या करें, सोल्व करें, देखिए इसको हम कहाँ ले जाएं, अगर हम बात करें इस, देखिए यहाँ से L अपॉन A L अपॉन A L अपॉन A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, ये अगर हम बात करें तो देखिए ये इसको यहाँ से कैंसिल करिए, ये कैंसिल हुआ, और ये अपॉन में जो 2 है कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो ये बचेगा 2/रो नेट इज इक्वल टू होगा 1/रो1 इज इक्वल टू होगा 1/रो2। बस इसे सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो रो नेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हार्मोनिक मीन 2/रो1 रो2 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, ρ1 प्लस ρ2। तो ध्यान रखिए जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, जो नेट रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, हार्मोनिक मीन हो जाएगी किसकी, ρ1 और ρ2 की। तो जब अगर हम सीरीज में जोड़ रहे थे तो जो नेट रेजिस्टिविटी है वो क्या आएगी, अर्थमेटिक मीन आएगी, मतलब ρ1 प्लस ρ2/2। और अगर पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, हार्मोनिक मीन हो जाएगी। ठीक है, तो इसे आप आगे से कैलकुलेट मत करना, ये ध्यान रखना, अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट देखेंगे ओम्बिक एंड नॉन ओम्बिक रेजिस्टेंस। कुछ रेजिस्टेंस ऐसे हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, कुछ रेजिस्टेंस ऐसे हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे और कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अगर हम बात करें कंडक्टर की, जो मेटेलिक कंडक्टर हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और मेटेलिक कंडक्टर को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ओम्स लॉ फॉलो करेगा तो उसमें क्या होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I के। जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, या कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी। ये क्या होगा, ओम्स लॉ। और अगर ये क्या होगा, V इसे देखें तो यहाँ प्रोपोर्शनल से हटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, V इक्वल टू IR। तो अगर जिसमें V इक्वल टू IR एप्लीकेबल हो रहा है तो वो कहलाएगा ओम्स लॉ, और जिसमें V इक्वल टू IR एप्लीकेबल नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, नॉट ओम्बिक लॉ। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो देखिए जरा इसमें हम बात करें तो देखिए इसमें क्या होगा, दो टाइप के केस हैं, एक तो ओम्बिक और एक नॉन ओम्बिक रेजिस्टेंस। अगर हम ओम्बिक रेजिस्टेंस की बात करें तो ओम्बिक रेजिस्टेंस को जो फॉलो करेगा उसमें तो क्या होगा, उसमें जो ग्राफ आएगा वो किस टाइप का ग्राफ आएगा, तो इसमें V क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के।
तो वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों की पावर कितनी है 1। तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। v इजिकल टू आई आर, अगर हम बात करें तो v इजिकल टू आई आर, तो इसमें परपेंडिकुलर क्वांटिटी हो गई v और हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी कौन हो गई i, तो स्लोप क्या बचेगा, r बचेगा। तो v और i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, और ये कैसा स्लोप ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। अगर बात करें इसके स्लोप की, तो इसका स्लोप कांस्टेंट है, और किसके इक्वल होगा, तो स्लोप निकलता है tan थीटा, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर क्वांटिटी अपॉन बेस क्वांटिटी, तो b अपॉन i किसको बताएगा, r को। तो इसका जो v और i का जो स्लोप है वो पहली बात तो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, और किसको बताएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को। ठीक है, क्योंकि गिवन टेम्परेचर पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट। और ये कंडीशन किस टाइप में मिलेगी, मेटेलिक कंडक्टर्स। बात करें नॉन ओम्बिक की, तो नॉन ओम्बिक में क्या होगा, नॉट फॉलोज द ओम्स लॉ, यानी कि कह सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा i के, इस लॉ को फॉलो नहीं करता। मतलब क्या होगा, जैसे v और i क्या है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है मगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, या कह सकते हैं v और i का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, कर्व है। ठीक है, या ऐसे इस टाइप से कह सकते हैं कि किसी भी टाइप से ये स्ट्रेट लाइन है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये सब ग्राफ किसके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉन ओम्बिक रेजिस्टेंस को। क्लियर। तो ये कह रहा है एग्जाम्पल कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग, ये कह रहा है एक्सक्लूडिंग मेटेलिक कंडक्टर्स ऑल द, कह रहा है मेटेलिक कंडक्टर को छोड़ के ऑल और द आर नॉन ओम्बिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी कंडक्टर हैं सब क्या है, नॉन ओम्बिक हैं। जैसे और बाकी इंसुलेटर या इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे इंसुलेटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, गैसेस हो गई, नॉन मेटेलिक्स हो गए, इस टाइप से सब क्या होंगे, ये थर्मोप्लास्टिक, ये सब कैसे कहलाएंगे, नॉन ओम्बिक। ठीक है, तो ध्यान रखना कंडक्टर में भी कौन से, मेटेलिक कंडक्टर क्या होंगे, ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। मेटेलिक कंडक्टर के अलावा भी जितने कंडक्टर होंगे वो नॉन ओम्बिक होंगे, और बाकी सब इंसुलेटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, गैसेस कुछ भी हैं, तो इस टाइप के सब ये क्या होंगे, नॉन ओम्बिक, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ये कह रहा है डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्लोप ऑफ द वी आई कर्व। वी और आई कर्व का जो स्लोप है वो हमें क्या बताता है, रेजिस्टेंस को, और वही क्या कहलाता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो वी आई कर्व का जो स्लोप है उसे क्या बोलते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस। देखिए इस पे एक प्रॉब्लम देखिए, इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत एग्जामों में ये आ चुकी है, एकदम कॉमन प्रॉब्लम हो गई अब ये। विच पार्ट ऑफ द गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंट नेगेटिव डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये कह रहा है इस ग्राफ का कौन सा पार्ट क्या है, नेगेटिव डायनेमिक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कह सकते हैं किस पोर्शन का रेजिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है। तो विच पार्ट ऑफ गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट नेगेटिव डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो देखिए v और i का ग्राफ है, v और i का ग्राफ जो स्लोप है वो हमें क्या बताएगा, रेजिस्टेंस। अब स्लोप अगर मैं यहाँ देखूँ, देखिए ए पॉइंट पे स्लोप देखूं तो वो स्लोप की लाइन ये है, तो स्लोप क्या कर रहा है, अगर मैं ए पॉइंट की टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ए पॉइंट की जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से, कह सकते हैं आई एक्सिस से कितना एंगल बना रही, 90 से छोटा, और 90 से छोटा बना रही तो tan थीटा की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। अगर बी पॉइंट पर देखूं तो बी पॉइंट पर जो टेंजेंट आएगी वो बिल्कुल पैरेलल आएगी किसके, करंट के, या कह सकते हैं तो करंट के पैरेलल आएगी, तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया, जीरो, और थीटा जीरो हो गया तो tan थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। और स्लोप जीरो है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कैसा है, यहाँ जीरो। और ए पे स्लोप कैसा था, पॉजिटिव, तो रेजिस्टेंस क्या था, पॉजिटिव। बात करें सी पे, तो सी पे भी टेंजेंट क्या आएगी, जीरो आएगी। सी पे भी जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप क्या होगा, जीरो, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल पैरेलल आ रही है। मगर बात करें और बी और सी सेगमेंट की, तो बी और सी सेगमेंट का जो स्लोप है वो ये आएगा, ये स्लोप आएगा। ये स्लोप क्या होगा, 90 से अधिक। देखिए वर्टिकल होगा तो 90, हॉरिजॉन्टल होगा तो जीरो, और ये वर्टिकल से क्या हो जाए, इधर गिर जाए तो एंगल क्या हो जाएगा, 90 से अधिक हो जाएगा। तो बी और सी पे जो टेंजेंट, बी और सी पोर्शन में जो स्लोप आएगा वो क्या होगा, 90 से आगे झुक गया है, तो यहाँ पे 90 से, थीटा 90 से बड़ा होगा, थीटा 90 से बड़ा होगा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि tan 90, अगर देखिए tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, और 90 से कम होगा तो प्लस का, और 90 से अधिक हो जाएगा तो माइनस का। तो बी सी पोर्शन में स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। अगर बात करें सी और डी में तो स्लोप फिर प्लस का हो गया, क्योंकि एंगल क्या होगा, 90 से फिर छोटा हो गया। तो अगर हम बात करें तो ये कह रहा है ए बी बी सी, तो बी सी पोर्शन में रेजिस्टेंस क्या होगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो कहें बात, तो रेजिस्टेंस एट पॉइंट बी, तो रेजिस्टेंस एट पॉइंट बी इज जीरो बिकॉज इट इज द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि बी पॉइंट पे जो स्लोप आएगा, जो टेंजेंट आएगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, या कह सकते हैं करंट के क्या होगी, पैरेलल होगी। क्लियर होगी बात। तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, करंट के। देखिए अगर आपको पढ़ाई में बहुत अच्छा होना है तो इसका एक ही तरीका है कि आप बस पढ़ते चले जाएं,
कोई भी चीज़ समझ में आ रही तो भी ठीक और नहीं समझ में आ रही तो भी ठीक है, उस पर ज़्यादा रुकिए मत, आप चलते जाइए बस आगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाते जाइएगा। कब आपको चीज़ें आ जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही और वहीं पर आप रुक के बैठ जाओ और वहीं पर टेंशन ले लो, दिमाग ख़राब करने लगो अपना, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। उस दिमाग ख़राब करने से अगर पढ़ाई आ जाए या कोई चीज़ आ जाए तो आप सुबह से शाम तक दिमाग ख़राब करिए, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बस आपको एक ही तरीका है अच्छे से पढ़ाई को सीखने का, अच्छे से टॉप नंबर लाने का या टॉप आने का, एक ही तरीका है कि आप सिर्फ पढ़ते जाएं, चलते जाएं, अपनी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते जाएं। जो कुछ समझ में आ रहा तो भी ठीक, नहीं आ रहा समझ में तो बहुत ही बढ़िया बात है, बस आप चलते जाइएगा आगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब चीज़ें आपको समझ में आ। आप सभी ने मेरी बातें इतनी ध्यान से, इतने गौर से सुनी, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स।